नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं आपके जीवन में जो कोई भी अज्ञान का अंधकार मिटाने के लिए आपको ज्ञान का दीपक जलाता है, आपके जीवन में ज्ञान का दीपक जलाता है, वो खुदा का भेजा हुआ साक्षात दूत होता है और ये इस दूत का नाम शिक्षक होता है। ऐसे ही गुणी शिक्षक आज हमारे साथ हैं। इशरत अली जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्हें बेहतरीन शिक्षण कार्य के लिए राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आपको कैसा लग रहा है? क्या कुछ आपने इतने बेहतरीन काम किए हैं शिक्षण के लिए? आपको बहुत सारे पुरस्कार और भी मिले हैं, लेकिन जो ये राष्ट्रीय पुरस्कार है, राष्ट्रपति का अध्यापक पुरस्कार 2020 से जो आप सम्मानित हुए हैं, इसका सफर कैसा रहा? सच पूछिए तो जी 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 बिल्कुल, सच पूछिए तो मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी। जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस समय कंपटीशन बहुत टफ था और काफी अच्छे टीचर्स और काफी अच्छे स्कूल्स कंपटीशन में थे हमारे बीच में। लेकिन कभी भी किसी भी काम को ये सोच के नहीं किया कि मैं ये काम किसी पुरस्कार के लिए कर रहा हूँ या कुछ पाने के लिए कर रहा हूँ। हमेशा सेवा भाव से ये काम किए हैं और सेवा भाव के चलते ही ये काम आगे बढ़ते गए और दिन प्रतिदिन एक के बाद एक के बाद एक काम उसमें जुड़ते चले गए, जो कि एक श्रृंखला बन गई और वो श्रृंखला आज सभी के सामने ये राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में है। निश्चित रूप से सेवा का प्रतिफल जो मिलना चाहिए था वो मिला मुझे। मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि इतने अच्छे स्कूल्स और इतने अच्छे टीचर्स के बीच जाकर और कंपटीशन फाइट करने के बाद वहां से ये अचीव करना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और मैं खुश तो हूँ ही, और अपने जनपद के लिए, अपने प्रदेश के लिए मैं ये उपलब्धि हासिल कर पाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। जी सर, आपको इसके पहले भी पुरस्कार मिला है, उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है, उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार मिला है प्रदेश सरकार की ओर से। जी, तो इसकी पीछे क्या कुछ जी इसके विषय में प्रकाश डालें सर। 2015 में राज्य सरकार की ओर से और निदेशालय की ओर से संयुक्त रूप से एक योजना चलाई गई थी कि प्रदेश के 75 जनपद से प्रत्येक जनपद से एक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित किया जाएगा, जिसके कुछ क्राइटेरियाज थे, मापदंड उन्होंने तय किए थे। उसके आधार पर उन्होंने वो कंपटीशन किया था, जिसमें मेरा विद्यालय भी था जनपद मैनपुरी से, और मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 1,20,000 का पुरस्कार भी मिला था। और तब से वो पुरस्कार की राशि मैंने विद्यालय पर बच्चों के लिए, जो बच्चे नीचे बैठते थे, चटाई पे दरी पे बैठते थे, उनके लिए फर्नीचर बनवाने का काम किया। स्कूल में स्मार्ट क्लास के लिए प्रोजेक्टर लेने का काम किया। तो तब से निरंतर अक्सर होता ये है कि अध्यापक साथी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स भी हैं, लेकिन उनके काम में निरंतरता नहीं बनी रहती है, बीच में रुक जाते हैं किसी वजह से, किसी कारण से। तो वो क्रम जब टूटता है तो काम की श्रृंखला टूट जाती है और फिर वो री एनर्जेट होने के लिए बहुत समय लग जाता है। और उसी जो गैप आ जाता है ना बीच में, काम के बीच में, और फिर आप जब काम छोड़ देते हैं फिर दोबारा से शुरू करने के लिए नई ऊर्जा की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों को, और मेरे लिए मेरे साथ ये रहा है कि 2010 से, जब से मैं बेसिक शिक्षा में ज्वाइन किया हूँ, तब से लेके आज तक निरंतर मेरा प्रयास रहा है कि नित नए प्रयोगों के साथ मैं बच्चों को शिक्षण कार्य करवा सकूं, और उसी प्रयास का ये प्रतिफल है। जी
सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो बीच में कार्य छूट जाता है तो इसकी भी कई वजह होती है, और जिसका जो खामियाजा है वो हमारे बच्चों को और हमारे जो स्कूल हैं उसको भी भुगतना पड़ता है। जो अच्छे शिक्षक है जिसकी बहुत कमी है, आप मानते हैं ऐसा? बहुत कमी है। हमारा बिहार है, हमारा यूपी है, और भी राज्य हैं, वहां पे देखा गया है कि जो सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षकों की भी कमी होती है, और शिक्षक होते हैं तो बिल्कुल उसमें क्वालिटी नहीं होती है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, ऐसा तो है, शिक्षक की कमी है, लेकिन शिक्षक में ये क्वालिटी ना हो तो वो मेरी समझ से शिक्षक नहीं है। अब हम्म। मेरे लिए अगर मेरे विद्यालय की बात की जाए तो 2012 से मैं खुद ही 200 प्लस स्टूडेंट के साथ, दो अध्यापक हैं हमारे यहाँ, एक मैं खुद प्रधानाध्यापक और एक सहायक अध्यापक के ऊपर जी। विद्यालय चला रहा हूँ। कमी तो रही है, शुरू से कमी रही है शिक्षकों की जो भर्तियां हुई हैं उसमें हम्म। इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां नहीं हुई हैं कि उस कमी को पूरा किया जाए, चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो। ये कमी को अभी तक कई योजनाएं आई, कई योजनाएं चल भी रही हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन जब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी तो शिक्षा में गुणवत्ता लाना थोड़ा मुश्किल काम। बिल्कुल सही है। ये समस्या का समाधान निकलेगा कैसे सर? कौन आगे आएगा? आपके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है, जैसे आपको पुरस्कार भी मिला तो आप जी जी। इसके लिए खड़े उतरे, मापदंडों पे खड़े उतरने के बाद ही चयन होता है और पुरस्कार मिलता है। तो आप जैसे शिक्षक आगे आएंगे और आपका जिम्मेदारी जो है, आपके कंधों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो किस तरह से कार्यान्वित करना चाहेंगे सर? क्या कुछ बिल्कुल, कहेंगे? 2012 से मैं इस समस्या से जूझ रहा हूँ और इस समस्या के उपचार के लिए मैंने बहुत से ऐसे प्रयोग किए, बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई अपने विद्यालय में कि मेरे बच्चों को उन अध्यापकों की कमी ना हो सके जो हमारे विद्यालय पे नहीं है। जिसके लिए हम्म। मैंने एक टीएलएम किट का भी डिजाइन की, टीएलएम किट का निर्माण करवाया, उसको सर्कुलेट किया ऑल ओवर इंडिया। आज 2000 स्कूलों में, ऐसे स्कूलों में जहाँ टीचर्स की कमी है और स्टूडेंट ज्यादा हैं, बच्चों को हम्म। प्रॉपरली काम देने में समस्या आती है, बच्चों को होमवर्क नहीं दे पाते हैं, ज्यादा बच्चे होने में यही समस्या रहती है। तो वो मेरी किट जो है प्रॉपर काम करती है और उस किट के हम्म। माध्यम से बच्चों को होमवर्क और क्लास वर्क देने में बड़ी मदद मिलती है। रही हम्म। बात ये प्रशासनिक मसले हैं और शासन प्रशासन इसको देखेगा, इसमें हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। हम आप केवल मांग कर सकते हैं, मांग करना भी वहीं तक सीमित है। जब तक भर्तियां नहीं होंगी तब तक ये समस्या खत्म नहीं होगी, और उसके लिए अगर हम अपने विद्यालय के शिक्षाकार को प्रभावित करें तो ये शिक्षक के दायरे में नहीं आता है। जहां तक जिन समस्याओं से जूझते हुए मैंने कार्य किया है, मैं समझता हूँ कि प्रत्येक विद्यालय की वही समस्या है जो मेरी समस्या है। अधिकांश जी। सरकारी विद्यालयों में वही समस्याएं हैं। सब हम्म। समानता सभी जगह है, प्रदेश बदल जाएगा लेकिन समस्याओं में समानता वही रहेगी, समस्याएं वही हैं। जी। जो मेरे स्कूल की बिल समस्या रही वही दूसरे स्कूल की। समुदाय का सहयोग लिया, समुदाय से कुछ ऐसे लोगों को विद्यालय के लिए जोड़ा जिन्होंने मेरे शिक्षण कार्य में भी और आर्थिक रूप से भी सहयोग किया। मेरा विद्यालय एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पर भौतिक संसाधनों का बहुत अभाव है, जी। ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत इंटीरियर है। ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद बिजली की समस्या है। वहां पर हमारे विद्यालय में सन 52 का निर्मित विद्यालय है और चार दीवारी नहीं थी। मैंने समुदाय के सहयोग से वहां की चार दीवारी निर्माण कार्य करवाया। अभी जब पुरस्कार मिलने के बाद हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने मदद की है आर्थिक रूप से, अब टाइलीकरण का कार्य चल रहा है। तो इस तरीके से समुदाय का सहयोग लेके भी काम किया जा सकता है। समस्याएं तो बनी रहेंगी लेकिन उसके निदान के लिए हमें स्वयं से कुछ प्रयास करने होंगे। जब तक भर्तियां नहीं होंगी तब तक टीचर की समस्या तो नहीं खत्म होगी। बिल्कुल, भर्तियां होनी चाहिए, और जो प्रशिक्षण कार्य होता है, प्रशिक्षण दिया जाता है शिक्षकों को, उसमें जी भी बहुत ही एहतियात बरतने की आवश्यकता है कि उसमें किस बिल्कुल। तरह के
ट्रेनिंग दी जाए टीचर को कि जो आने वाला आपके जो सामने चुनौतियां हैं उसे किस तरह से हैंडल करना है, उसको सॉर्ट आउट करना है। और जो ग्रामीण इलाके हैं इसमें काफी बहुत सारी, जैसे आपने बताया, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे शहरों में सारी सुविधाएं मिल जाती है, शिक्षकों को भी, बच्चों को भी, और स्कूल भी बहुत ज्यादा असर, लेकिन दिक्कत यही आती है जब आप गांव में रहते हैं और रजवाना से हैं। जी। रजवाना की स्थिति क्या है सर अभी? अब तो स्थिति क्या बहुत कुछ बेहतर कमी? है। हाँ, जी जी कमी जी क्या जी। है जिसे कमी के बेहतर बनाया लिए जा सकता है? जैसे कि पूरे प्रदेश में मिशन कायाकल्प के तहत बहुत से काम विद्यालयों में किए जा रहे हैं। भौतिक संसाधनों के उत्तर प्रदेश में एक लहर सी चली है कि हर विद्यालय में ग्राम पंचायत की ओर से, ग्राम प्रधान की ओर से काफी काम करवाए जा रहे हैं। ये मेरा जी। दुर्भाग्य है कि मिशन कायाकल्प के तहत या ग्राम प्रधान की ओर से हमारे यहाँ थोड़े कामों की कमी रही है। जो जरूरत, जो मेन काम थे वो भी नहीं हो पाए हैं। कुछ दिक्कत थी प्रधान जी को, कुछ अभाव था धन का भी, या उनके फंड में कुछ पैसे की कमी को बताते हुए उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया। लेकिन फिर भी मैंने समुदाय का सहयोग लेकर इधर उधर से पैसे कर इकट्ठा कर करके तमाम कोशिशों के बावजूद मैंने वही वही सभी संसाधन विद्यालय पे उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। और आज वो संसाधन मौजूद भी हैं। 2014 से हमारे विद्यालय पे स्मार्ट क्लास का आयोजन हो रहा है प्रोजेक्टर के माध्यम से। मुझे लगातार 17, 18 और 19 3 वर्ष लगातार निदेशालय से आईसीटी पुरस्कार मिला है। और सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करते हुए जो कक्षाएं मैंने संचालित की, उसमें मैंने वीडियो मेकिंग यूट्यूब चैनल पे बच्चों के लिए पाठ्यक्रम आधारित वीडियो बना करके पोस्ट किए। वो बच्चे वीडियो आज लॉकडाउन की अवधि में देख रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं, वो उनके काम आ रहे हैं। तो यही कुछ है कि इन सभी समस्याओं से जूझते हुए और इनसे निदान भी खुद ही निकालना होंगे इनके, कोई और नहीं हम्म। आएगा। समस्या आपकी है, समाधान भी आपको ही ढूंढने होंगे। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है ये जो लॉकडाउन अभी है, संकट है कोरोना काल का, तो इसमें किस तरह से जी। आप सुझाव देंगे, या आपने क्या कार्य योजना बनाई है कि बच्चे किस तरह से, ऑनलाइन की पढ़ाई हो रही है लेकिन जो सरकारी स्कूल है और जो गैर सरकारी है या सरकारी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से इस समस्या को सॉर्ट आउट किया जाए कि बच्चे की पढ़ाई भी निरंतर हो? एग्जाम तो बात की बात है, लेकिन पढ़ाई बच्चा पढ़ता और सीखता रहे, जहां ऑनलाइन नहीं है हो रही है। उसके लिए आपने क्या कुछ सोचा, या क्या सुझाव है, या आपने क्या कुछ किया, या क्या होना चाहिए? जी सर। बिल्कुल। ऑनलाइन कक्षा शिक्षण, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जब लॉकडाउन लगा है, सबसे पहले सरकारी स्कूल, जो कि सरकारी स्कूल के टीचर्स थे, उन्होंने ऑनलाइन कक्षा शिक्षण को आरंभ किया। जबकि प्राइवेट सेक्टर के जितने स्कूल थे वो इस बारे में सोच भी नहीं रहे थे। तब हम्म। वहाँ के सरकारी, हमारे यहाँ के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने प्रयास किए, बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ा। व्हाट्सएप से जो बच्चे जुड़ सकते थे उनको जोड़ा, बाकी बच्चों को मोबाइल फोन के जरिए कॉलिंग के माध्यम से पढ़ाने का कार्य किया। बच्चे फिर भी कुछ रह गए। आज भी ये स्थिति है कि 30 से 40% बच्चे ही ऑनलाइन कक्षा शिक्षण से जुड़े हैं। बाकी बच्चों के पास इतनी सुविधाएं नहीं है, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक उपाय किया। मैं विद्यालय प्रतिदिन बिल्कुल। जाता हूँ, विद्यालय शिक्षकों के लिए खुले हैं। मैं लाउड हम्म। स्पीकर के माध्यम से पाठ का सस्वर वाचन करता हूँ। लाउड स्पीकर हम्म। पर बच्चे उसको, अपनी किताब को खोल करके अपने घर बैठते हैं, उसको पढ़ते हैं। उससे संबंधित अगर कोई समस्या होती है तो अभिभावक मुझसे फोन द्वारा संपर्क करते हैं और मुझे बताते हैं कि बच्चे ने ये पढ़ लिया या नहीं पढ़ पाया या कहाँ समस्या आ रही है, तो मैं फोन पर ही उसका निराकरण करता हूँ। तो ये उम्मीद है, एक आशा की किरण जगी है। जहाँ कोविड में, महामारी में ये लगा था कि संसार अब खत्म होने की कगार पे है और शिक्षण कार्य इतना प्रभावित हो जाएगा कि इससे जी। उबरना जी। मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन वहीं हम्म पर हम्म ये हम्म एक नई तकनीक और नए ऐसी समस्याओं का समाधान निकला है जो आगे भी हम्म निरंतर चलता रहेगा। ये ऑनलाइन कक्षा शिक्षण अब बंद होने वाली चीज नहीं है। कोविड खत्म हो जाएगा, हम्म कोविड तो एक ना एक दिन चला ही जाएगा, लेकिन ये हम्म ऑनलाइन जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और बच्चों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और जब हम्म परिषदीय विद्यालयों की स्थिति ये है सरकारी स्कूलों की, कि बच्चे स्कूल में जितनी देर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन घर पे पेरेंट्स उनको गाइड नहीं कर पाते क्योंकि वो अशिक्षित हैं। हम्म वो खुद ही हम्म। अशिक्षित हैं, तो वो बच्चे के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन ऑनलाइन या कक्षा शिक्षण से मोबाइल फोन के अस, जरिए से जी, जी, जी। अशिक्षित जी, बताएँ। भी होते हैं कई बारी अभिभावक, और समय भी नहीं होता हुँ। है सही। तो दोनों बिल्कुल, बातें बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल। दोनों बातें हैं, अशिक्षित भी हैं और खेती-बाड़ी की वजह से या मज़दूरी की वजह से उनको वो उतना समय भी नहीं मिल पाता है। दिन भर अगर हम्म। मज़दूरी करेंगे, काम से लौट कर आए तो शाम को वो क्या देखेंगे बच्चे ने क्या पढ़ा, और नहीं पढ़े-लिखे हैं बिल्कुल। तो उनकी समझ में भी नहीं आएगा कि बच्चे ने क्या किया या क्या नहीं किया। अब जी। ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में जब एक बार अध्यापक का कॉल आ जाता है बच्चे के पास, तो माँ-बाप की भी हम्म समझ में आता है कि नहीं, मुझे ये काम हम्म बच्चे से कहना है या करवाना है। तो हम्म ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस कोविड की, कि हम लोगों को ये एक नया माध्यम मिला है, एक नया रास्ता मिला है और ये बहुत बड़े परिवर्तन का मार्ग हम्म। है। जी। जी, जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। इससे आप जैसे शिक्षक से बहुत ही उम्मीद है समाज को, और बहुत कुछ मदद मिलेगा वैसे बच्चों को जो ज्ञान रूपी जो दीपक है, वो उनके जीवन में नहीं कभी जल पाता है। तो आप जैसे शिक्षक से ही ये संभव है कि आप सोचते हैं। और ये जो ग्रामीण इलाका होता है, इस पे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, और संघर्ष भी बहुत ज्यादा है, चुनौतियां भी बहुत ज्यादा होती है। तो आप शिक्षक जिस जगह से आप आ रहे हैं, सुल्तानपुर, ये रजवाना है ना सर आपका? तो रजवाना का इलाका भी वैसे ही जी, है। हाँ, तो व्यवहारिक ज्ञान, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने तकनीकी शिक्षा के साथ ही बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान भी दिया है, तो इस पे क्या कुछ खास रहा है? बताएं सर। मेरा शुरू से मानना है कि बच्चों को आरंभिक शिक्षा में ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाए या तकनीकी शिक्षा की एक ऐसी क्लास चलाई जाए, जो कि उनके व्यावहारिक जीवन में आगे चलकर काम आए। मैंने शुरू से ही तकनीकी शिक्षा की एक कक्षा साप्ताहिक शुरू की अपने विद्यालय पर, जिसके ज़रिए से मैं बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा या नए गैजेट्स के माध्यम से बच्चों को सिखाना कि आजकल ये गैजेट्स चल रहा है या ये नई चीज़ तकनीकी दुनिया में आई है, तो उसकी समझ बच्चों को हम्म। होनी चाहिए। तो वे च अब बिल्कुल। प्रारंभिक शिक्षा से बढ़कर वो जब आगे जाएँगे तो वो चीज़ें उनके सामने आएँगी, और जब वो चीज़ें उनके हुँ, सामने आएँगी हुँ, तो वो उससे अपरिचित हुँ, होंगे। उसको हुँ, समझने में उन्हें समय लगेगा, लेकिन जब वो उस हुँ, चीज़ को सीखते हुए जाएँगे, तब उनके हुँ, जीवन में वो चीज़ें सामने भी आएँगी। आगे चल के भविष्य में जब उनका कभी सामना पड़ेगा, तो वो उससे परिचित होंगे। भले ही आरंभिक ज्ञान हो उस चीज़ का, लेकिन वो उससे अपरिचित नहीं होंगे, उस चीज़ से परिचित होंगे। मैं बच्चों को ड्रोन उड़ाना सिखाता हूँ, मैं बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखाता हूँ, बच्चों को नए-नए गैजेट, रोबोटिक कैसे होता है, बच्चों को रोबोटिक टेक्नीक के बारे में सिखाना कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे। तो ये चीज़ें आगे चल के बच्चों को व्यवसाय से भी जोड़ती हैं। मैंने बच्चों को, अब ग्रामीण क्षेत्र है, खेती-बाड़ी सिखाने की ज़रूरत नहीं, वो बच्चे पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही सीख कर आते हैं। लेकिन बागवानी ऐसा क्षेत्र है जहाँ बागवानी खत्म हो रही है, इतना अ, विकास होता जा रहा है जिसकी वजह से ज़मीन कम पड़ रही है, तो बागवानी खत्म करते जा रहे हैं, या कहिए कि उसमें पैदावार कम हो रही है, तो वो खत्म हो रही है। तो मैं छोटे-छोटे बच्चों को, कक्षा 5 के बच्चों को, 4 के बच्चों को लेके जाता हूँ, बागवानी के विषय में उन्हें बाग में ही ले जाकर सिखाता हूँ, देखो ये अमरूद का बाग है, इसकी ऐसे फसल होती है, ये साल में 2 बार फल देता है और इसके फल से इतनी पैदावार होती है, एक पेड़ इतना तो वो बच्चों में समझ विकसित होती है, उस प्रोफ़ेशन से उनका लगाव होता है, और फिर वो ग्रामीण परिवेश में बाहर की दुनिया का इंतज़ार ना करके अपने ही क्षेत्र में संसाधनों को ढूँढते हैं और उससे कुछ न कुछ व्यवसाय से जुड़ते जाते हैं।
मैंने 2 काम और शुरू किए थे विद्यालय पर। एक राखी मेकिंग का काम मैं प्रतिवर्ष करता हूँ। जब भी रक्षाबंधन आने को होता है उससे 1 सप्ताह पूर्व राखी मेकिंग कार्यशाला चलाता हूँ। राखी मेकिंग कार्यशाला में बच्चे राखी बनाना सीखते हैं। ये हैंडवर्क के लिए बच्चों के बहुत बेहतरीन शिक्षा है। बच्चे राखी बनाना सीख जाएंगे। जीवन में अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो राखी बना जी, करके या ऐसे कुछ हाथों से बना करके ऐसी कुछ चीजें धागे की बनी हुई बच्चे बाजार में सेल कर सकते हैं। अपने परिवार की कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं। अपनी शिक्षा के लिए ही मदद ले सकते हैं। बच्चे बिल्कुल। दिए सजाते हैं दीपावली से पूर्व, और उन दियों को डेकोरेट करके जब मार्केट में वो सेल करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ इनकम होती है, जिससे वो अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़ को खरीद सकते हैं और अपनी शिक्षा के लिए अपने माता पिता पर निर्भर नहीं रहते हैं, जो कि मजदूर वर्ग से आते हैं, जिनके लिए अपनी जीविका चलाना ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि जो व्यवहारिक ज्ञान के तहत आप बच्चों को एक हुनर सिखाते हैं, जो पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें व्यवसाय में भी मददगार होगा आने वाले भविष्य में, जो उनको भविष्य को सुधारेगा। सर आपको क्या लगता है कि जैसे हमारी शिक्षा नीति आई है अभी, नई शिक्षा नीति सरकार लाई है, तो इस शिक्षा नीति में क्या कुछ खास है, बेहतर है या और बेहतर होना चाहिए, संशोधन की आवश्यकता है? शिक्षा नीति जो अभी तक हमारी शिक्षा नीति चली आ रही थी वो बहुत पुरानी शिक्षा नीति थी, जिसमें व्यवहारिक ज्ञान तो था, लेकिन हमारा जो व्यवहारिक जीवन है उससे जुड़े हुए कुछ पहलू उससे छूटते थे। केवल किताबी ज्ञान था। बच्चा अपना पाठ्यक्रम पूरा करता था, परीक्षा देता था, पास हो जाता था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति में जो परिवर्तन किए गए हैं, नई शिक्षा नीति में जो नए कौशल जोड़े गए हैं, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक युग परिवर्तन का काम करेंगे। जैसे बच्चों के लिए अब कक्षा 2 जब वो पास करेंगे, जब कक्षा 2 का पाठ्यक्रम पूरी तरीके से उनको आ जाएगा। जैसे बोर्ड की एग्ज़ाम 5 का हो गया, 2 में बच्चा देगा तभी तीसरी क्लास में जाएगा। 5 का हो जी, गया, 8 का हो गया, फिर वो तो नींव मजबूत होगी। जो बच्चों की आरंभिक शिक्षा है वो मजबूत होगी। बच्चों को आज़ादी दी गई है कि वो अपनी मातृभाषा में, कुछ लोगों का ये कहना है कि इससे जो है अंग्रेजी का चलन ज़्यादा होगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोग कभी भी हिंदी में या किसी और भाषा में अपने बच्चों को शिक्षा देना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वो गलत सोच रहे हैं इस बात से। बहुत से शहरी क्षेत्र ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को हिंदी हुँ, सिखाना चाहते हैं। हमारे समाज हुँ। में ये प्रचलन हुआ है कि हिंदी हमारे समाज में पिछड़ती चली जा रही है। लेकिन जी, नई जी। शिक्षा नीति में इस नियम से हमारी हुँ, हिंदी को भी बढ़ावा मिलेगा, हमारी मातृभाषा को भी बढ़ावा मिलेगा। हुँ। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब बच्चा अपने ग्रामीण अंचल की भाषा में कुछ सीखता है, तो वो उसे स्थायी ज्ञान होता है और उस स्थायी ज्ञान का वो अपने व्यावहारिक जीवन में इस्तेमाल कर पाता है। जी, अन्यथा बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बच्चा ग्रामीण परिवेश का है, क्लास में बैठा है, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, घर आके माँ-बाप को वो उसका हल निकालना पड़ता है। इंग्लिश मीडियम की बिल ज़्यादातर कहानी यही है कॉन्वेंट स्कूलों की, बच्चा कम पढ़ता है, माँ-बाप ज़्यादा पढ़ते हैं। और माता-पिता, बिल्कुल, और हमारे पास बच्चा वो आता है सरकारी स्कूलों में, जहाँ माँ-बाप कुछ नहीं जानते हैं, जो कुछ करना है अध्यापक को ही करना है। तो मातृभाषा बिल्कुल, में जब बिल्कुल। बच्चा अपने सीखेगा, ग्रामीण अंचल हुँ, की भाषा में जब वो सीखेगा तो वो उसे स्थायी ज्ञान होगा, हुँ, कक्षा से भय हुँ, मिटेगा, स्कूल से भय हुँ, मिटेगा, बच्चा निडर होकर के विद्यालय आएगा। ये बहुत हुँ, अच्छी हुँ, चीज़ है हुँ। और निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और शिक्षा में जो अभी तक की 2 पटरियाँ चलती रही हैं, एक गरीबों की शिक्षा और अमीरों की शिक्षा, निश्चित रूप जी, से वो खत्म होने वाली है इस नई शिक्षा नीति से। हुँ, और सभी के लिए समान अवसर इसमें होंगे और सभी के लिए समान अवसर प्राप्त होने वाली हैं। बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। मैं इसका समर्थक भी रहा हूँ हुँ, और निश्चित रूप हुँ। से नई शिक्षा नीति बहुत ही कारगर साबित होगी। पाटेगा, ये जो जी। दूरियां हैं इसको पाटेगा, ये जो शिक्षा जी, जी। नीति है। बहुत बढ़िया बिल्कुल, सर आपने निश्चित कहा रूप से। कि जो भेदभाव है समाज को एक संतुलित जो है समान तरीके से स्वस्थ, शिक्षित
और समान विचार सबके पास होने का जो हक बनता है, हर बच्चे का हक बनता है। और हर घर में जो माँ बाप सक्षम है और नहीं सक्षम है, उसे कोई ये नहीं कह सकता है कि तुम अपने बच्चों को भेजो और तुम अपने बच्चे को नहीं भेजो। शिक्षा का अधिकार जो जी है, जी। स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार, ये मूलभूत अधिकार है। इसे हम बॉर्न राइट कहते हैं। जी सर, बहुत अच्छी। जी। और क्या कुछ जो विरोध के भी सुर हैं। कई लोग ये कहते हैं कि इसमें जो हमारी भाषा है, वो राजभाषा तो हिंदी की बात हो गई। हम्म इंग्लिश, अंग्रेजी ठीक है सर, अंग्रेजी हम्म हमें मैं तो ये कहूंगी, मेरे विचार हैं कि मजबूरी में हमें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि हमारे जो उच्च स्तरीय शिक्षक संस्थान है, जैसे बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो हमें इंग्लिश के बिना नहीं काम चलने वाला है। और मैं विरोधी भी नहीं हूँ, तो जो भाषाएं हैं वो हमें बहुत ज्ञानी बनाती है, तो भाषा का विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ अपनी मातृभाषा की बात हो रही है। तो हिंदी और इंग्लिश की जब भी बात आती है तो यही मुद्दा हो जाता है कि हमारी भाषा जो है, इसको ज्यादा वो चीज, वो स्थान अभी भी इतने सालों के बाद आजादी के नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए था। लेकिन नहीं है, ऐसा काम हो रहा है, लेकिन और भी इसमें सुधार की जरूरत है। तो इस मैं आपसे बस ये समझना चाह रही हूँ कि इस विरोध में भी कई लोग विरोध सुर हैं जो कह रहे हैं कि जो दक्षिण में है, हिंदी कम समझते हैं, इंग्लिश ज्यादा होती है, तो वहां की जी जी। भाषाएं भी जो है कम इसमें शामिल किया गया है। क्या कहेंगे सर इसको, किस तरह से इसमें क्या संशोधन की आवश्यकता है? एक बार एक फिर इसमें मीटिंग की जरूरत है, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने तो खुला मंच छोड़ दिया है आप सभी के लिए। हम आप सब राय दे सकते हैं, इसमें जो भी परिवर्तन करना है, जो भी सुझाव देने हैं दे सकते हैं, आपको अगर कुछ लगता है। मेरी समझ से शेफाली जी, विरोध में वही हैं जिन्होंने शिक्षा नीति को पढ़ा नहीं है, और पढ़ा है तो जी। समझा नहीं है। ये दो चीजें बहुत बहुत जरूरी दो चीजें हैं, पढ़ना हम्म। और समझना। हम्म। विरोध में आधे से ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं है, और पढ़ भी हम्म। लिया है सरसरी तौर से तो उसको समझा नहीं है। बस एक चीज उसमें से निकाल कर ले आए, भाषा वाली बात, कि बस ये तो हम्म। अंग्रेजी को बढ़ावा होगा, और शहरी क्षेत्र में सिर्फ हर कोई चाहेगा, हर अभिभावक चाहेगा कि अंग्रेजी में ही मेरा बच्चा पढ़े। क्यों चाहेगा अंग्रेजी में हम्म। पढ़े? मैं चाहता हूं मेरा बच्चा उर्दू भाषा सीखे। तो मैं हम्म। कह सकता हूँ अपने स्कूल में, जिस स्कूल में भी मेरा बच्चा जाता है, मैं उस स्कूल में कह सकता हूँ जाके कि मेरा बच्चा कल से उर्दू में पढ़ेगा। मैं कह सकता हूँ मातृभाषा मेरी हिंदी है, मेरा बच्चा हिंदी में ही पढ़ेगा, आप उसको हिंदी में ही क्लासेस अटेंड करवाइए, उसको हिंदी में भी सिखवाइए। और भाषा को सीखने बिल्कुल। में बुराई क्या है? भाषा सीखने में कोई बुराई हम्म। नहीं है। वो अंग्रेजी हो कोई सकती बोला। है, फारसी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, संस्कृत हो सकती है। बहुत से लोग जी। अब इसके विरोध में नहीं। अब विरोध तो ये होना चाहिए था, हिंदी और अंग्रेजी की बात होती है इस भारतवर्ष में, संस्कृत की बात क्यों नहीं होती? जी बिल्कुल। इस भारतवर्ष में संस्कृत, जो कि हमारी गुरुकुल प्रणाली जननी से है। चला आया है, ऋषि मुनियों की हाँ। भाषा रही, जननी है, वो सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। तो आपको इसकी आजादी मिल रही है इस नई शिक्षा नीति से। आप कहिए मेरा बच्चा आज से संस्कृत में सीखेगा, जो सभी हम्म। भाषाओं की जननी है, और हमारी राष्ट्र की भाषा है, हमारी वेदों की भाषा है संस्कृत। कल से हमारा बिल्कुल बच्चा बिल्कुल। संस्कृत में सीखेगा। पढ़ाइए गुरुजी, इसकी व्यवस्था कीजिए, हमारा बच्चा संस्कृत सीखेगा। क्यों आप अंग्रेजी के हम्म। पीछे पड़े? जिसे अंग्रेजी सीखना है, जिसकी मर्जी है अंग्रेजी सीखने की, भाषा कोई बुरी नहीं है। भाषा सीखने से बच्चे का मानसिक विकास हम्म। ही होता है, बच्चे की सामाजिक हम्म। प्रतिष्ठा बढ़ती है। जितनी भाषाओं हम्म। का उसे ज्ञान होगा, उतना ही वो हम्म। समाज में आगे बढ़ सकेगा। तो इस चीज को जी हमें समझना बिल्कुल। होगा। और बिल्कुल, और शिक्षा नीति को पहले पढ़ें। मेरा निवेदन है सभी दर्शकों से, जितने भी इस मंच से हम्म। जुड़े हैं, आप उसके ड्राफ्ट को पढ़िए। और ऐसे मत पढ़िए, बिल्कुल तसल्ली से एक एक पॉइंट करके पढ़िए, तब आपकी समझ में आएगा कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा परिवर्तन लाने वाली जी सर, एक चलते चलते आपसे बात हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से जो कुछ बहुत सारे सरकारी स्कूल में बहुत कमियां हैं,
और इस वजह से माँ बाप जो है अपना पेट काट के भी, जो इस लायक भी नहीं होते हैं कि वो फीस दे सके, तो वो लोग चाहते हैं कि निजी स्कूल में एडमिशन हो जाए ताकि मेरा बच्चा अच्छा बने, अच्छा भविष्य हो। ये सोच है सर। तो इस सोच को बदलने के लिए क्या करना चाहिएगा? आप एक शिक्षक हैं और आपको जब पुरस्कार भी मिला है तो आपकी जिम्मेदारी और बनती है। और क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे, और क्या कुछ संशोधन होना चाहिए? सरकार क्या कर सकती है, समाज, अभिभावक, सबके लिए, ताकि बच्चों का जो भविष्य है, और ऐसे अभिभावक जो समर्थ नहीं है, वो क्या करें? कैसे शिक्षा सुधरेगी? और कैसे इसमें और ध्यान देने की जरूरत है? जो मनमानी होती है, एक तरह से हम देखते हैं, जहां पैसे के जी अभाव जी। में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है ऐसे अभिभावक को, जो काबिल बच्चे हैं वो पिछड़ जाते हैं। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। शेफाली जी, मेरा खुद का अनुभव ये है कि विद्यालय की बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता। आप विद्यालय कितना भी सुंदर बना लें, अगर आपके जी। विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है, तो आप जी। ना तो बच्चों को संतुष्ट कर सकते हैं और ना ही उससे जुड़े अभिभावकों को संतुष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। विद्यालय की चार दीवारी हो ना हो, विद्यालय में कक्षा कक्ष हो ना हो, लेकिन विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था इतनी बेहतर होनी चाहिए जो बच्चे और अभिभावक विद्यालय से जुड़ते चले जाएं। ये मेरा खुद का अनुभव रहा है। मेरे विद्यालय में चार दीवारी नहीं रही, बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त कक्षा कक्ष नहीं रहे, लेकिन शिक्षण कार्य से मैंने एक्टिविटी बेस्ड शिक्षण से बच्चों को गतिविधि आधारित कक्षा शिक्षण से जोड़ा, बच्चों को इतना एनर्जेटिक कर दिया, बच्चों को खेल खेल में सिखाने का कार्य किया, तो बच्चे विद्यालय से जुड़े और सीखने लगे। तो उनके अभिभावकों को ये विश्वास पैदा हुआ कि नहीं, सरकारी स्कूल ही बेहतर है, हम जो फीस मोटी मोटी प्राइवेट स्कूल में दे रहे हैं वो व्यर्थ है। और कोविड में आप देखिएगा, मेरे क्षेत्र के 3 प्राइवेट स्कूल, बड़े प्राइवेट स्कूल थे, तीनों बंद हो गए। ऑनलाइन एडमिशन शुरू थे, ऑनलाइन एडमिशन से मैंने 150 एडमिशन, 150 एडमिशन उन प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के अपने विद्यालय पर किए हैं। अब इंतजार है बस कोविड के बाद स्कूल खुलने का, और फिर आप देखिएगा ये परिवर्तन सभी जगह, एक मेरे विद्यालय में नहीं, ये सभी जगह है। क्योंकि अब 7 महीने से जो परिवार घर पर बैठा है, उसके पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय बचता है, वो है सरकारी विद्यालय। उसके जी। पास एक ही उपाय है, वो सरकारी हम्म। स्कूल में ही बच्चे का एडमिशन कराएगा। और इस बार आप देखिए संख्या भी बड़ी है, बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है यूपी में। संख्या इतनी बड़ी है बच्चों की, जितने भी प्राइवेट छोटे मोटे स्कूल थे वो सारे बंद हो गए, उनके सारे बच्चे टूट करके सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। बस हमें करना क्या हम्म। है, अपनी शिक्षण व्यवस्था को व्यवस्थित करना है, बच्चों के सुदृढ़। अनुसार अपने पाठ, बिल्कुल हम्म। बच्चों के अनुसार हम्म। अपने लेसन प्लान्स को बनाना है, बच्चों के अनुसार पाठ्यक्रम को विभाजित करके उन्हें शिक्षण कार्य करवाना है। बस इतना सा हम्म। काम करना है। वो बच्चे जो आज टूट कर आए हैं, कल हमसे टूट कर चले ना जाएं, उसके लिए हमें काम करना है, उसके लिए हमें बहुत। प्रयास करने ही हम्म। होंगे। जी बहुत अच्छी बात आपने कही सर, कि वो टूट कर आए हैं लेकिन टूट कर ना जाएं, इसके लिए प्रयास करना होगा। और ये प्रयास आप जैसे शिक्षकों को ही करना होगा। आपके कंधों पे बार बार मैं ये कह रही हूँ बहुत भार है, क्योंकि जिम्मेदारी वही ले सकता है जो जिम्मेदारी के लायक होता है। और हम इस कार्यक्रम की समाप्ति हो रही है, तो मैं यही कहूंगी सर, चलते चलते एक क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को, शिक्षकों को और अभिभावक को? अभी ये जो 2020 का साल है, बहुत ही कोरोना काल की वजह से इतना संकट आया है। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो बच्चों का है। हम सब तो किसी भी तरह नौकरी कर रहे हैं, या जो भी अभिभावक हैं अपनी नौकरी संभाल रहे हैं, पैसों का इंतजाम हो रहा है, कम या ज्यादा सबके साथ। बहुत ही दुखदाई है ये 2020, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी है और बहुत कुछ सिखा भी रहा है ये साल। तो क्या संदेश होगा कि किस तरह से शिक्षा की जो कमी है, और जो बच्चे अभी सफर कर रहे हैं, मतलब इसको झेल रहे हैं, घर में हैं,
उनको और सरकार को और अभिभावक के लिए क्या संदेश चलते चलते देना चाहेंगे, कम शब्दों में? बिल्कुल। इन बच्चों के लिए इस कोविड के समय में ग्रामीण अंचल के बच्चे जहाँ पर बहुत कम समय के लिए पढ़ रहे हैं, मैं उनको बस यही कहना चाहूंगा कि बच्चे फोकस करें और अभिभावक उन पर ध्यान दें। टीचर्स जो भी तमाम इंस्ट्रक्शन दे रहे तम, हैं मोबाइल फोन पर। जी जी जी। माफी चाहूंगी, तमाम पूरे देश के लिए ये संदेश है सर आपका। जी जी सर। जी जी। मैं सभी अभिभावकों से ये अनुरोध करता हूँ आपके इस बिहार जागरूकता मंच के माध्यम से, और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ आपको कि आप बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव प्रोग्राम ये चला रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत आप बहुत अनेक धन्यवाद। हस्तियों को यहाँ जोड़ते हैं और उनको यहाँ पर विचार प्रस्तुत करते हैं, और ये एक बहुत ही बड़ी जागरूकता का काम है। मैं अभिभावकों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शिक्षक, सरकारी स्कूल के शिक्षक जो प्रयास आपके बच्चे के लिए करते हैं, उसका 20% भी अगर अभिभावक करने लगे, तो ये जो हम्म। असमानता है कॉन्वेंट की और हम्म। सरकारी स्कूलों की, कहीं हद जी। तक कहीं हद तक वो समाप्त हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। और कोविड के बाद जब स्कूल खुलेंगे, निश्चित रूप से आप देखिएगा कि बहुत बड़े परिवर्तन के साथ स्कूल खुलने वाले हैं, क्योंकि शिक्षकों ने जो तैयारी की है इस कोविड में, इतना कंटेंट तैयार कर लिया है बच्चों के लिए, जो कि कोविड के बाद क्लासरूम में वो जब प्रेजेंट होगा तो वो बहुत ही प्रभावी होगा और बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। बच्चों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस इतना है कि अभिभावक थोड़ा सा 20% अगर अभिभावक इस ओर ध्यान दे लें बच्चों की ओर, तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे जा सकते हैं और ग्रामीण परिवेश के विद्यालयों को भी आगे ला सकते हैं। शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि बस उन बच्चों के लिए थोड़ा प्रयास करिए जो आज आपके पास जुड़े हैं आकर के, हम्म। कल आपसे जी। बिछड़े ना, उसके लिए आप प्रयास कीजिए। उनके लिए ऐसा पाठ्यक्रम तैयार कीजिए, उनके लिए पाठ्यक्रम को ऐसा विभाजित कीजिए जो हर बच्चे की लास्ट बेंचर की भी समझ में आए और फर्स्ट बेंचर की भी समझ में आए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी बात कही है सर। एक उत्साहवर्धक और आशा और किरण की बातें आपने की है, जो पूरा देश आपको सुन रहा है। बिहार है, यूपी है, और तमाम जो हरियाणा है, तमाम पूरे देश की ही बात मैं कर रही हूँ। तो सभी सुन रहे हैं और आपने बहुत ही आशा की किरण दिखाने वाली बात की है। इसके लिए आपको साधुवाद। और आप जैसे सम्मान है, सम्मान भी एक आगे बढ़ाता है, प्रोत्साहन देता है शिक्षकों को। तो सम्मान भी मिलना एक मतलब उसके लिए जो चुनाव होता है उस पे खड़े उतरना भी एक बहुत बड़ी बात है। आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूंगी बहुत-बहुत कि आभार। जी मैं यही कहना चाहूंगी चलते चलते कि सुदृढ़ करना होगा प्रयास हमारे, जिससे मजबूती आए। और जो हमारा समाज है, जो हमारे अभिभावक हैं और जो सरकार है, वो सभी तमाम लोग मिल करके हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी जो कमियां रह गई हैं, त्रुटियां हैं, उन सभी को सुधारने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करें। तो वो दिन दूर नहीं जो एक उस जगह तक वो ज्ञान की रोशनी पहुंचेगी जहां आज बच्चा जो काबिल होते हुए भी शिक्षा के ज्ञान से अधूरा रह जाता है, छूट जाता है, उस बच्चे तक ज्ञान की रोशनी पहुंचे और भविष्य उज्जवल हो। तो हमारा देश भी विश्व गुरु बिल्कुल बनेगा और कहलाएगा। इस आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे साथ जुड़े और अपने बहुत-बहुत अपनी आभार। बेशकीमती धन्यवाद। वक्त हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।